प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों, अग्रज बंधुओं, आज मैं अधिगम सीरीज का चौथा वीडियो लेकर आया हूं, जो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। यह सिद्धांत गेस्टाल्ट का सूझ का सिद्धांत या गेस्टाल्ट थियरी के नाम से या फिर कोहलर का सूझ का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। वास्तव में जब हम अधिगम के सिद्धांतों की बात करते हैं तो पहला सिद्धांत जो आया था वह था थॉर्नडाइक का संबंधवाद। उसके बाद जो दूसरा सिद्धांत आया था वह कहीं न कहीं पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी था। उसके बाद जो तीसरा सिद्धांत है वह गेस्टाल्ट का सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के नाम से या वर्दिमार काफ्का कोहलर के सूझ के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। वास्तव में जो यह सिद्धांत है कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत या गेस्टाल्ट का सिद्धांत, गेस्टाल्ट जो शब्द ही है, जो गेस्टाल्ट शब्द इसमें है, यह जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट जो शब्द है वह जर्मन भाषा का शब्द है और यह सिद्धांत या इस सिद्धांत की उत्पत्ति 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ था। जर्मन के 4 मनोवैज्ञानिक वर्दिमार, काफ्का, कोहलर और साथ साथ एक और मनोवैज्ञानिक कोर्ट लेविन के द्वारा इस सिद्धांत को लाया गया था। ये 4 मनोवैज्ञानिक थे जिनके अथक प्रयास के द्वारा यह सिद्धांत अस्तित्व में आया था। वास्तव में जब इस सिद्धांत की बात करते हैं तो इन 4 मनोवैज्ञानिकों के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। सबसे पहला जो मनोवैज्ञानिक था वर्दिमार 1912 में उन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। अर्थात गेस्टाल्ट के सिद्धांत या सूझ के सिद्धांत को 1912 में प्रस्तुत करने का श्रेय वर्दिमार महोदय को जाता। उसके बाद उस सिद्धांत को आगे बढ़ाने में काफ्का और कोहलर महोदय का नाम आता है। काफ्का महोदय जिनका किताब 1924 में आया था, जिस किताब का नाम था द ग्रोथ ऑफ माइंड, उस किताब में इन्होंने सूझ के सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत का वर्णन किया था और उसको और आगे या उस सिद्धांत को फेमस करने का, प्रसिद्धि प्राप्त करने या देने का श्रेय कोहलर महोदय को जाता है। इनकी किताब आई थी द मेंटेलिटी ऑफ एप्स 1925 में और इस किताब में इन्होंने अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत या गेस्टाल्ट के सिद्धांत का विस्तृत वर्णन किया था, जिसके बाद ही ये सूझ का सिद्धांत या गेस्टाल्ट का सिद्धांत प्रसिद्धि प्राप्त कर सका। वास्तव में यह सूझ का सिद्धांत या गेस्टाल्ट का सिद्धांत क्या है, इसके अर्थ को थोड़ा सा समझा जाए। गेस्टाल्ट का जो शब्द हमने शुरू में ही बताया, गेस्टाल्ट जो शब्द है वह जर्मन भाषा का शब्द है और भारतीय संदर्भ में जब उसके अर्थ देखा जाता है तो इसका अर्थ होता है, या भारतीय डिक्शनरी में जब इसका अर्थ देखा जाता है तो इसका अर्थ होता है समग्र आकृति। अर्थात किसी भी वस्तु के सारे अंगों को अलग अलग न देख करके एक साथ मिला करके अगर देखा जाए तो हम उस वस्तु की विशेषताओं के बारे में, हम उस वस्तु के कार्य करने के तरीका के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। अगर हम शरीर के हाथ को अलग कर दें, सर को अलग कर दें, पैर को अलग कर दें और अलग अलग बात करें तो हम इसकी विशेषता को नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर हम संपूर्ण शरीर की बात करेंगे, जिस संपूर्ण शरीर में हाथ भी आता है, पैर भी आता है, सर भी आता है, टोटल चीजों की जब हम बात करेंगे तब हम एक शरीर की विशेषता बता सकते हैं। उसी तरह से जैसे विद्यालय को ही ले लें, विद्यालय में अगर शिक्षक की अलग बात करें, भवन की अलग बात करें, शिक्षण व्यवस्था की अलग बात करें तो वास्तव में विद्यालय की विशेषता हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन एक विद्यालय को संपूर्ण रूप से एक विद्यालय को जानने के लिए उसमें शिक्षक उत्तम होना चाहिए, उसकी बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, उसमें पढ़ाई अच्छा होना चाहिए, उसमें वातावरण अच्छा होना चाहिए, तब जाकर के एक संपूर्ण विद्यालय बनता है और तब जाके हम संपूर्ण विद्यालय के बारे में जान सकते हैं। अर्थात गेस्टाल्ट का अर्थ ही होता है किसी भी वस्तु को अलग अलग अंगों में न देख करके एक संपूर्ण आकृति के रूप में देखा जाए, तब जाके उसकी विशेषताओं के बारे में जाना जा सकता है, अर्थात संपूर्ण आकार के बारे में देखा जाए। इसका एक और नाम है सूझ का सिद्धांत। वास्तव में इस सिद्धांत को सूझ के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं और वास्तव में सूझ का मतलब ही यही होता है कि हमें किसी भी वस्तु के बारे में अगर कोई चीज पहले से नहीं है तो उसके बारे में एक धारणा बना के उसका समाधान करना कहीं न कहीं सूझ का सिद्धांत है या सूझ के लिए जाना जाता है।
अब इसके प्रयोग के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए कि वास्तव में कोहलर महोदय ने प्रयोग क्या किया था। जर्मन के 3 मनोवैज्ञानिक वर्दिमार, काफ्का, कोहलर और साथ साथ एक और मनोवैज्ञानिक कोर्ट लेविन, लेकिन कोहलर के नाम से यह सिद्धांत प्रसिद्ध है। और उस कोहलर महोदय ने एक कमरे में चिंपांजी को वनमानुषों के 6 जोड़े को बंद किया। उसमें एक जो बंदर था या जो चिंपांजी था वह सुल्तान नाम का था। वो सुल्तान नाम का था और केले के टुकड़े को उन्होंने छत पे टांग दिया। केला प्राप्त करने के लिए भूखा चिंपांजी पूरे कमरे में दौड़ने लगा। उस कमरे में बॉक्स भी 3-4 रख दिए गए थे। चिंपांजी पूरे कमरे में दौड़ने लगा, केला उछल कूद करने लगा केला प्राप्त करने के लिए, लेकिन वह उछल कूद के द्वारा केला को प्राप्त नहीं कर पाया। एक समय ऐसा आया, उसके दिमाग में कोई बात आई। उसने एक बॉक्स को खींचा और एक बॉक्स को लगाया उस केले के नीचे और कूद करके केला को प्राप्त करना चाहा, लेकिन केला प्राप्त नहीं कर पाया। उसके ऊपर उसने दूसरे बॉक्स को उठा के रखा और जैसे ही दूसरे बॉक्स को उठा के रखा और उस पर वो चढ़ा और चढ़ करके कूद के केला प्राप्त करना चाहा, उसने केले को प्राप्त कर लिया। अर्थात उसके दिमाग में या उसके पास सूझ आ गई और सूझ के परिणाम स्वरूप उसने केले को प्राप्त कर लिया। कोहलर महोदय ने एक और प्रयोग किया। उन्होंने एक कमरे में छड़ी के टुकड़े काट काट करके रख दिए, केला को बाहर रख दिया, उसमें चिंपांजी को बंद कर दिया और छड़ी में ऐसे छड़ को काटा था और कुंडा बना दिया था कि वह एक में फंस करके पूरा आकार ग्रहण कर ले या लंबा हो जाए। केला कमरे से बाहर था, क्योंकि कमरा जालीनुमा बना था, केला दिखाई दे रहा था। जब चिंपांजी महोदय को या चिंपांजी को भूख लगा तो वास्तव में उसने केला को प्राप्त करने का प्रयास करने लगा और उस क्रम में वह छड़ को उठाया और छड़ को एक दूसरे से बजाने लगा। और एक समय ऐसा आया कि छड़ का कुंडा एक दूसरे में फंस गया और वो बड़ा आकार ग्रहण कर लिया और उस छड़ के टुकड़े से या छड़ के जो बड़ा आकार था उससे वह बाहर केले को प्राप्त करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप उस छड़ के टुकड़े से या छड़ से जो जिस छड़ में एक दूसरे से फंस करके बड़ा छड़ बन गया था, उससे उसने केले को प्राप्त कर लिया। कहने का तात्पर्य ये था, या सूझ का सिद्धांत यह कहता है कि जिस व्यक्ति में या जिस पशु में, पक्षी में कल्पना की शक्ति अधिक होगी, वह किसी भी कार्य को ठीक प्रकार से कर लेगा। उसी तरह से जैसे चिंपांजी ने अपने सूझ के द्वारा केले को, भोजन रूपी केले को प्राप्त कर लिया था, उसी तरह से राजनेता, गणित की समस्या को हल करने वाला या बालक भी कहीं न कहीं अपने सूझ से अपनी समस्या का समाधान कर लेता, क्योंकि जिसमें जितनी अधिक कल्पना शक्ति होती है वह उतना ही अधिक किसी भी समस्या का समाधान तीव्र गति से अपने द्वारा बनाए हुए नियमों से कर लेता है। एक चीज और है कि वास्तव में सूझ का सिद्धांत, जब सारी नियम जो परंपरागत नियम है, जो बनाए हुए नियम है, जब खत्म हो जाते हैं तब जाके वहां पे सूझ का सिद्धांत कार्य करता है। और वास्तव में सूझ का सिद्धांत संपूर्ण समस्या का हल लेकर के आता है। व्यक्ति के सामने जब समस्या उत्पन्न होता है और वह उस समस्या का समाधान परंपरागत नियम के द्वारा या परंपरागत बनाए गए नियमों के द्वारा जब उस समस्या का समाधान नहीं होता है, तो व्यक्ति अपने कल्पना शक्ति के द्वारा, अपने तर्क शक्ति के द्वारा एक ऐसे नियम का निर्माण करता है जिससे उस संपूर्ण समस्या का हल हो जाता है। और जब उस संपूर्ण समस्या का हल हो जाता है तो उसे ही हम सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जैसे वनमानुष ने वहां पर या चिंपांजी ने किया था, उसी तरह से बालक भी वास्तविक जीवन में करता है, या राजनेता, बड़े बड़े गणितज्ञ, साइंटिस्ट भी अपने सूझ के द्वारा ही बड़े बड़े खोज करते हैं, बड़े बड़े गणित की समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों, अग्रज बंधुओं, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अंत तक देखें। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए हमारा वीडियो कारगर होगा, हमारे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए भी हमारा वीडियो कारगर होगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।